कश्मीर फाइल्स जो कि सिर्फ 10 से 15 करोड़ के बजट में बनी थी और उसने वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी। उसके बाद में शुरू हुआ ऐसी फिल्मों का बनना जो फोकस करती थी हिंदू मुस्लिम इशू पर या फिर इंडिया पाकिस्तान इशू पर, जिसमें अगर मैं आपको कुछ फिल्म्स का नाम बताऊं तो उसमें दी साबरमती रिपोर्ट, दी उदयपुर फाइल्स, गोधरा एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेंसी, दी केरला स्टोरी, 72 हूरे, मिशन मजनू, आर्टिकल 370, ताजमहल, हमारे 12, जोगी, अजमेर 92। ये तो सिर्फ मेजर मूवीज के नाम थे, न जाने कितनी और वेब सीरीज में और दूसरी मूवीज में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिंदू मुस्लिम या भारत पाकिस्तान के टॉपिक को रखा गया और उसके इर्द गिर्द मूवीज बनाई गई, जिससे ये हुआ कि इस सब्जेक्ट के ऊपर इतनी ज्यादा फिल्म्स बन गई ना कि ऑडियंस का एक फटीक पैदा हो गया। ऑडियंस टायर्ड हो गई बार बार एक ही चीज को रिपीट पे देखते हुए अलग अलग मूवीज में और वेब शोज में। और इतनी सारी मूवीज इस एक सेंटर टॉपिक पे बनी, उसका बहुत बड़ा रीजन द कश्मीरी फाइल्स थी। फिर उसकी सक्सेस के बाद में फिल्म मेकर्स को एक वो मोटिवेशन मिला, भले ही उनके इंटेंशन जेन्युइन हो या फिर एक पैसे कमाने वाले हो, बट फिर भी उनको ये लगा कि अगर हम इस एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फिल्म बनाएंगे ना तो हो सकता है कि हमारी फिल्म के चलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और उसी के बाद में एक ऐसी चेन स्टार्ट हुई जहां पर बहुत सारे पास्ट इवेंट को या चीजों को दिखाया जाता जिसमें हिंदू मुस्लिम या इंडिया पाकिस्तान वाला सब्जेक्ट होता। दूसरी चीज, दी बंगाल फाइल्स और कश्मीरी फाइल्स में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। अराउंड 70% बंगाल फाइल्स है ना वो पूरी तरीके से कश्मीरी फाइल्स के जैसी ही है। कैसे है, इसके कुछ रीजंस हैं। जैसे दोनों मूवीज ड्यूअल टाइम स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, जिसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों को पैरेलल रखते हुए स्टोरी हमें दिखाई जाती है। दोनों ही मूवीज में इन्वेस्टिगेशन बेस्ड फ्रेमवर्क होता है, जहां पर एक कैरेक्टर प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है किसी चीज को और उसी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसको पास्ट के बारे में पता चलता है। जैसे दी कश्मीरी फाइल्स में कृष्णा पंडित का कैरेक्टर था और दी बंगाल फाइल्स में शिवा पंडित का कैरेक्टर था। दोनों ही मूवीज मेमोरी ड्राइवन रिवेलेशन पे चलती है, यानी कि दोनों मूवीज में जो ओल्डरली कैरेक्टर होते हैं, जैसे द कश्मीरी फाइल्स में अनुपम खेर का कैरेक्टर एज पुष्कर पंडित और दी बंगाल फाइल्स में पल्लवी जोशी का कैरेक्टर एज भारती बनर्जी, दोनों ही जो कि बहुत ज्यादा एल्डर है, जिन्होंने पास्ट में ट्रॉमा को झेला है, वो अपने मेमोरी को धीरे धीरे ओपन करते हुए बताते हैं कि उनके समय जो ट्रेजेडी हुई थी वो कितनी ज्यादा खतरनाक थी। अब इसमें कुछ और नए लोग भी ऐड हो जाते हैं जो उस समय उन लोगों के साथ में रहे होंगे। जैसे हमें कश्मीरी फाइल्स में पुष्कर पंडित के बहुत सारे फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं और इस फिल्म में भी हमें जो मिथुन चक्रवर्ती का कैरेक्टर है और एक दो और ऐसे कैरेक्टर है वो हमें दिखाए जाते हैं बंगाल फाइल्स में, जो कि मेमोरी ड्राइवन रिवेलेशन में हेल्प करते हैं स्टोरी को लेयर बाय लेयर ओपन करने में। तो कश्मीरी फाइल्स और बंगाल फाइल्स दोनों में ही जिस एक टर्म का यूज किया गया है वो यूज किया गया है जेनोसाइड को। दोनों ही फिल्म्स डेमोग्राफिक चेंज कंसर्न्स पे बात करती है। जैसे तो कश्मीरी फाइल्स में हमें ये दिखाया गया था कि कैसे जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है या सिविलियंस है, जिनके माइंड में यही होता है कि वहां पर जाकर हमें धार्मिक भावनाओं को भड़काना है, वो धीरे धीरे एंटर करते हैं कश्मीर में ईयर बाय ईयर और एक पॉइंट के बाद में उनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके बाद में उनके जो मंसूबे होते हैं वो उनको पूरा करने के लिए काम पर लग जाते हैं, जिसमें वो कश्मीरी पंडित को अपने ही घर से निकाल देते हैं। सेम इसी चीज को दी बंगाल फाइल्स में भी दिखाया गया है, जहां हमें इलीगल इमिग्रेंट्स के थ्रू बताया गया है कि कैसे बांग्लादेश से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, जिनको यहाँ पर इंडिया के राशन कार्ड, आधार कार्ड, हर एक जो आइडेंटिटी चाहिए होती है सिविलियन की वो मिलती है और एक पॉइंट के बाद में उनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो वोट बैंक बन जाते हैं और जैसे जैसे उनका नंबर बढ़ता जाता है वो अपने राइट्स की डिमांड करने लगते हैं और उसके बाद में जो पहले लगता था कि एक नॉर्मल सा इमिग्रेशन है वो एक पॉइंट के बाद में बन जाता है एक ऐसा प्री प्लान्ड एग्जीक्यूशन, जहां पर उसी जगह के कल्चर को खत्म किया जाता है और वहीं पर रहने वाले दूसरे लोगों को जो वहां पर सदियों से रहते आ रहे हैं उनको वहां से निकाला जाता है। और उस समय पॉलिटिकल पावर भी इस तरीके से होते हैं कि जो मेन पॉलिटिशियंस होते हैं वो कुछ भी सिचुएशन में कर नहीं पाते हैं फॉर देयर ओन पॉलिटिकल गेन। इसी तरीके से दोनों मूवीज जो एक फिल्म मेकिंग फॉलो करती है ना वो फॉलो करती है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, जहां पर दोनों ही फिल्म्स में चीजों को एक डॉक्यूमेंट्री की तरह ज्यादा दिखाया गया है मोर देन अ फीचर फिल्म। और दोनों ही फिल्म में पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो भोली भाली जनता को अपने फायदे के लिए धर्म, जाति और भी बहुत सारे ऐसे जो चीजें होती हैं उसके ऊपर भड़काते हैं, डिवाइड करते हैं और फिर उनको आपस में लड़ा कर खुद मजे करते हैं। इसमें आप देखते भी हो कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो अपने जिंदगी में बड़े आराम से रह रहे हैं, उनके घर में खाने के लिए अच्छा खाना है, उनके लड़के हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं, फॉरेन में पढ़ रहे हैं, उन सबको अच्छी एजुकेशन
रेकग्निशन मिल रही है और उनको पता है कि वो जो कर रहे हैं, जो धर्म जाति के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं, असल में ये सब चीजें वो खुद नहीं मानते हैं, लेकिन क्योंकि उनके लिए ये करना जरूरी है, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर लोगों के पास में मुद्दे बन जाएंगे डेवलपमेंट पे बात करने के लिए, इसलिए उनको डिवाइड रखना जरूरी है। तो ये वो चीजें थी जो दोनों फिल्म्स में सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सोचा कि मुझे कश्मीरी फाइल से भी ज्यादा हॉन्टिंग और सीरियस फिल्म बनानी है जिसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़े ऑडियंस पर। उसके लिए डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने दो नई चीजें ऐड की द बंगाल फाइल्स में टू मेक दिस मूवी मोर इम्पैक्टफुल देन कश्मीर फाइल्स। और वो दो चीजें जहां पर इनके फेवर में वर्क करनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं मिस फायर हो गई। जैसे कि जो कश्मीर फाइल्स में जो वॉयलेंस था ना वो काफी ज्यादा लिमिटेड था, आपको एक हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करके चीजों को प्रेजेंट किया गया था और उसके साथ में एक शॉक वैल्यू देने के लिए बीच बीच में कुछ ऐसे सीन्स डाले गए थे जिससे आपको पता चले कि उस समय जो हॉरिफाइक ट्रेजेडीज हुई थी वो किस लेवल की थी। लेकिन बंगाल फाइल्स में एक पॉइंट के बाद में अराउंड 40 मिनट की मूवी के बाद में जब डायरेक्ट एक्शन डे का दिन आता है उसके बाद में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और ग्रूसम सीन्स दिखाए जाते हैं जो शायद हर किसी के लिए डाइजेस्ट करना उतना ईजी नहीं हो। और मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट फिल्म मेकिंग स्टाइल, कि वो कौन से रीजन थे जिसके कारण दी बंगाल फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं कर पा रही है। इसमें मुझे लगता है कि द कश्मीर फाइल्स एक बहुत मेजर रीजन था, क्योंकि आई फील कि जब विवेक अग्निहोत्री बंगाल फाइल्स बना रहे थे तो उनके माइंड में कश्मीर फाइल्स का एक प्रेशर था, क्योंकि उनको एक ऐसी फिल्म बनानी है जो उस फिल्म की लिगेसी को भी सरपास कर दे, उससे भी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो, हॉन्टिंग हो। और यही वो प्रेशर था जिसके कारण उन्होंने शायद ज्यादा वायलेंस दिखाया है इस मूवी में, ज्यादा ब्रूटलिटी दिखाई है और जो ग्रुसमनेस होती है वो नेक्स्ट लेवल पर है। अब क्या ये दिखाना कोई गलत बात है? नहीं, क्योंकि जो ट्रेजेडीज हुई थी ना, भले ही कश्मीर में हो या बंगाल में हो, वो इतनी ज्यादा थी कि उनको तो फिल्म में सिर्फ 2-3% ही दिखाया गया है। वो जो हॉरर था वो इन फिल्म से भी बहुत ही ज्यादा था। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब आपकी फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिलता है तो 18 साल से कम की ऑडियंस तो वैसे ही आपकी मूवी नहीं देख सकती है। उसके बाद में जो फैमिली ऑडियंस होती है जिसमें अमूमन औरतें होती है, घर की बहुएं होती है या बेटियां होती है, उनको भी बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि ऐसी फिल्म दिखवाई जाती है जहां पर बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव वायलेंस हो। अगेन मैं ये कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं कि आपको उस समय का हॉरर नहीं दिखाना है, बट आपको इस तरीके से सटल वे में दिखाना है ना कि जिससे इम्पैक्ट भी ऑडियंस पर पड़े, उनको पता भी चले कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और ऑडियंस को मतलब बार बार अपनी आंखों को स्क्रीन से हटाना भी ना पड़े, आंखें बंद भी ना करनी पड़े कि यार ये मतलब कैसे देख सकता हूं मैं। क्योंकि इस फिल्म में बहुत ज्यादा वायलेंस है, ग्रुसम ग्राफिक्स है, जो हर एक लेवल की इंडियन ऑडियंस के लिए डाइजेस्ट करना उतना इजी नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि एक रीजन है इस फिल्म के उस लेवल पे ना चलने का। और शायद विवेक अग्निहोत्री उस लेवल का वायलेंस नहीं दिखाते अगर उनके माइंड में वो प्रेशर नहीं होता कि मुझे एक कश्मीरी फाइल से भी ज्यादा इम्पैक्टफुल फिल्म बनानी है। आई एम श्योर अबाउट दैट। दूसरी चीज जो डायरेक्टर ने की वो थी कि बंगाल फाइल्स को कश्मीरी फाइल से भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए तो उसमें उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करता हूँ जिसके बारे में मैंने द कश्मीरी फाइल्स में बात नहीं की है। तो उन्होंने इस फिल्म में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर उन्होंने इनडायरेक्ट कमेंट्री की है थ्रू लॉन्ग मोनोलॉग्स। द बंगाल फाइल्स में दो कैरेक्टर बहुत ही लंबी लंबी बातें करते हैं, बहुत ही लंबे लंबे मोनोलॉग चलते हैं जो कि स्टार्ट एक पॉइंट पर होते हैं, उसके बाद में बीच में वो एक दूसरे पॉइंट को ही पकड़ लेते हैं और फिर एंड तक होते होते वो एक तीसरी चीज पे बात करते हैं, जिसमें डायरेक्टर ने ये सोचा कि जो मैं प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो शायद ऑडियंस के समझ में आ जाए, बट हर एक ऑडियंस उस चीज को समझ पाएगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर डायरेक्टर बात करना चाहते थे और बात की है, जो मैंने समझी है तो उसमें है सिविलाइजेशन वार्निंग एंड डेमोग्राफिक चेंजेस थ्रेट, जो गांधी जी की अहिंसा की नीति है उसको क्रिटिसाइज करना, दी हेरिटेज एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस, जिसमें एक सीन में पूरा का पूरा बंगाल का इम्पोर्टेंस बताया गया है, प्रेजेंट डे डेमोक्रेटिक क्रिटिक, यानी कि जिस तरीके से कैसे प्रेजेंट टाइम में भी जो डेमोक्रेसी है वो अभी भी बंगाल के इशू को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही है और वहां पर वो अभी भी अपने पॉलिटिकल गेन के लिए सोच रहे हैं, वो बताया गया है। और कैसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो भोली भाली जनता को मैनिपुलेट करते हैं फॉर देयर ओन गेन while they enjoy their life and public get killed। और उसके अलावा भी जो एक कॉन्स्टिट्यूशन डुअलिटी होती है जिसमें एक सीन में हमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर ना दो कानून चलते हैं, एक हिंदुओं का
और दूसरा मुसलमानों का। तो ये सब वो एक्स्ट्रा चीज थी जो कि डायरेक्टर ने द बंगाल फाइल्स में ऐड की, और उनको भले ही डायरेक्टली ना दिखाया हो लेकिन थ्रू मोनोलॉग्स हमें ये बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि कुछ इंपैक्टफुल थे तो कुछ एक पॉइंट के बाद में अपने मेन प्लॉट से ही हट जाते हैं। इस तरीके से भले ही डायरेक्टर के इंटेंशन कितने ही जेन्युइन रहे हो, लेकिन उसके कारण मूवी की जो रन टाइम था, जो लेंथ थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। मूवी इतनी ज्यादा लंबी बन गई कि अब जिन लोगों को ये सब चीजें समझ में नहीं आएगी उनके लिए कहीं ना कहीं ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर इस पूरे के पूरे सीन के थ्रू हमें डायरेक्टर क्या बताना चाहते हैं। तो ये वो दो चीजें थी जहां पर द बंगाल फाइल्स को द कश्मीरी फाइल से अलग बनाया गया, जहां पर एक्सेसिव वायलेंस को ऐड किया गया और लंबे लंबे मोनोलॉग्स ऐड किए गए, ताकि बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की जा सके और बहुत सारी चीजों को डायरेक्टर हमारे सामने दिखाना चाहते थे। इससे क्या हुआ, एक तो एडल्ट सर्टिफिकेट मिला, दूसरा एक बहुत ही बड़ी इंडियन ऑडियंस जो इतनी ज्यादा ब्रूटलिटी नहीं देख सकती है स्क्रीन पर, वो नहीं आई। और दूसरी बात, लंबे लंबे मोनोलॉग और डायलॉग से पब्लिक बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो गई थी कि यहाँ पर डायरेक्टर आखिर क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्योंकि अगेन उतनी सब चीजें समझना हर किसी के लिए इतना ईजी हो वो जरूरी भी नहीं है। तो कश्मीर फाइल्स में चीजों को बहुत ही इजी और सटल वे में प्रेजेंट किया गया था। जो वायलेंस था वो काफी सटल था, जहां पर होना चाहिए था वहां पर ही था। जो एटमॉस्फेयर था वो काफी हॉन्टिंग था, और उसी का रीजन था कि वो जो फिल्म थी वो इतना ज्यादा हिट करी लोगों को। और उसमें एक रीजन ये भी है कि जो कश्मीरी पंडित का इशू था ना, वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी था, जिसके ऊपर बहुत टाइम से लोगों ने बात नहीं की थी। और जब उनके ऊपर फिल्म बनाई गई तो लोगों ने भर भर के देखी। बट अगेन वो फिल्म काफी सही थी कि उसमें हर एक चीज डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छे से सेट करके रखी थी। कश्मीरी फाइल्स के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे उसमें जो एक कैरेक्टर होता है, शारदा का कैरेक्टर, उसको एंड में पीछे से उसको पूरी तरीके से कपड़े फाड़ कर और उसको बीच में से काट दिया जाता है, जो कि गिरिजा टिक्कू के साथ में जो हुआ था उससे वो इंस्पायर था। और सेम चीज इस फिल्म के यानी कि द बंगाल फाइल्स के क्लाइमैक्स में भी की गई है, जहां पर एक लड़की को पीछे से उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, जिसमें मैं आपके लिए वो स्पॉइल नहीं करूंगा कि वो कौन सा कैरेक्टर होता है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो पीछे से उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और उसके बाद में उसको भीड़ में फेंक दिया जाता है कि इसके साथ में आपको जो करना है वो करो। तो कहीं ना कहीं वो भी उस फिल्म से थोड़ा बहुत इंस्पायर था। शायद डायरेक्टर को लगा कि वो चीज वहां पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाली थी ऑडियंस पे, तो यहाँ पर मुझे वापस उस चीज को रिपीट करना है, थोड़ा सा और अग्रेसिव बनाकर। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सब नहीं हुआ था, इससे भी बहुत ज्यादा हॉरर हुआ था बंगाल में, कश्मीर में। और मैंने हिस्ट्री पढ़ी है तो मैं बता भी सकता हूँ कि जो मूवीज में दिखाया गया है वो तो बहुत ज्यादा कम है। Not even 5% they have shown in the movie. But what I'm talking about, the filmmaking style, the approach that director choose to direct this particular film, जहां पर उनके माइंड में पुरानी फिल्म का प्रेशर था, जो कि एक नया फैक्टर, नॉवेलिटी का फैक्टर लेके नहीं आई इस फिल्म में। और जिन चीजों को उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की वो भी कैसे उनके लिए मिसफायर कर गई। कुछ और रीजंस की मैं बात करूं तो जो द कश्मीरी फाइल्स की एंडिंग थी ना, वो काफी ज्यादा हॉन्टिंग थी, जहां पर जब वो मूवी एंड होती है तो ऑडियंस के माइंड में एक वो साइलेंस होता है, यानी कि उनको अंदर तक वो मूवी झकझोर के रख देती है। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल फाइल्स की जो एंडिंग थी ना, वो कंफ्यूज्ड एंडिंग थी और काफी एब्रप्ट एंडिंग थी। बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन ऑडियंस के माइंड में छोड़ देती है कि इसके बाद में क्या हुआ, उस कैरेक्टर का क्या हुआ, उसके साथ में क्या हुआ, वो चीज कैसे हुई, फिर ऐसी बहुत सारी चीजों का जवाब नहीं दिया जाता है। और ये जो मैंने आपको इतने ज्यादा रीजन बताए हैं, आप मानो या ना मानो, इसमें बहुत ही बड़ा रीजन द कश्मीरी फाइल्स का ही है। द कश्मीरी फाइल्स के बाद में ही इतनी ज्यादा इस सब्जेक्ट पे मूवीज बनी कि ऑडियंस के माइंड में एक वो फटीग पैदा हो गया। डायरेक्टर ने द कश्मीरी फाइल्स को ही माइंड में रखकर द बंगाल फाइल्स को बनाया कि मुझे एक ऐसी फिल्म बनानी है जो उसकी लिगेसी को ही सरपास कर दे, उससे ही ज्यादा इम्पैक्टफुल और हॉन्टिंग बने। और उन सब चीजों को करने के लिए डायरेक्टर ने जो किया ना, वो उनके लिए थोड़ा सा मिस फायर कर गया। तो एक तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज होगी उस मूवी के साथ में, और जो थोड़ा बहुत अलग किया वो भी आपके लिए वर्क नहीं किया, क्योंकि आपने वहां पर ये नहीं सोचा कि ये जो चीज मैंने दिखा रहे हैं ना, भले वो सच्ची है, इससे भी बहुत ज्यादा ट्रेजेडी और हॉरर हुआ था। बट क्या इंडियन ऑडियंस उस लेवल का बड़ी स्किन पे ब्रूटलिटी, वायलेंस देखने के लिए रेडी है? अगर आप चाहते तो बहुत ही सटल वे में भी ये सब चीजें प्रेजेंट कर सकते थे और ऑडियंस के माइंड के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते थे, जैसा कि हम द शिंडलर्स लिस्ट में देखते हैं, सरदार उधम में देखते हैं। इवन डायरेक्टर की जो खुद की फिल्म्स है, द ताशकंद फाइल्स या फिर जो कश्मीरी फाइल्स, उसमें हमें देखने को मिलता है, जिसमें चीजों को बहुत ही सटल रखते हुए ऑडियंस के माइंड के ऊपर इम्पैक्ट डाला गया है, बिकॉज यू लेट द एटमॉस्फेयर स्पीक एंड टॉक। कुछ और सप्लीमेंट्री रीजंस की बात करूं तो ऑब्वियसली जिस एक टेरिटरी के लिए ये फिल्म बनाई गई है, उसी टेरिटरी में इस फिल्म का रिलीज नहीं होना फिल्म मेकर के लिए बहुत ही
दुख की बात थी कि एक बहुत ही बड़ी टेरिटरी जो इस फिल्म को टारगेट करती है वो ही इस फिल्म को नहीं देख पाई, तो ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस पर उसका फर्क पड़ा। दूसरी तरफ जो पल्लवी जोशी का स्टेटमेंट था इलेक्शन वाला और मूवीज वाला, अगर आपने देखा हो तो, और विवेक अग्निहोत्री के कई पुराने ट्वीट को जब आगे लाया गया और बताया गया कि कैसे उनकी जो अप्रोच आज से 7-8 साल पहले थी वो थोड़ी सी अलग थी जो वो अभी दिखा रहे हैं, उससे भी ऑडियंस के माइंड में एक वो डाउट पैदा होता है कि डायरेक्टर के जो एफर्ट है वो जेन्युइन है या फिर वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो गोपाल पाठक के कैरेक्टर के ऊपर उनके ही घर वालों ने जो ब्लेम लगाया डायरेक्टर के ऊपर कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर की छवि को एक नेगेटिव वे में प्रेजेंट किया गया है मूवी में, तो उससे भी एक वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। विवेक अग्निहोत्री सर ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जहां पर उन्होंने द कश्मीरी पंडित के जो प्लाइट है, जो पेन है, उसको दिखाया है और उस फिल्म ने बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया है। देन दे वर एक्सपेक्टिंग कि शायद डायरेक्टर कश्मीरी पंडितों की भलाई के लिए एक छोटा सा पार्ट डोनेट कर दे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस उसको लेके भी नाराज हो गई थी। ये कोई वैलिड रीजन नहीं है, क्योंकि अगर वो मूवी नहीं चलती तो ऑडियंस प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को पैसे नहीं देती है, और जब कोई मूवी चलती है तो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के ऊपर भी वो एक प्रेशर नहीं होता है कि वो डोनेट करे। बट अगेन जो सिचुएशन थी उस टाइम में, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ऑडियंस इस चीज को लेके भी थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी। खैर, ये सब मेरे ओपिनियन थे, रीजंस थे कि आखिर क्यों बंगाल फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पा रही है। अब इसके अलावा मैं ब्रीफ में रिव्यू दूं द बंगाल फाइल्स का, तो मूवी बात करती है द डायरेक्ट एक्शन डे। जिस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान को बनाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे प्लान किया था, जिसमें उसकी मंशा ये थी कि या तो हमें पाकिस्तान दे दो, और जब उन्हें लगा कि अब पाकिस्तान हमें इजीली नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कहा कि हम लड़कर लेंगे पाकिस्तान। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद में जो दंगे हुए, जो नोआकली रायोट्स हुए, जो बिहार और भी बहुत सारी जगह तक दंगे हुए, फिर पार्टीशन हुआ, धर्म के नाम पे लोगों को मारा गया था। हाँ, नहीं सबको पता है। फिल्म के अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो इस फिल्म के जितने भी कैरेक्टर है, कास्ट है, उनकी एक्टिंग काफी बढ़िया है, सबने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। और एक सिमिलरिटी ये भी है, द कश्मीरी फाइल्स में भी 70% कास्ट सेम थी जो कि इसमें है। फिल्म का जो म्यूजिक है वो भी बहुत ही अच्छा है, जो सेट डिजाइन है, जिस तरीके से एक वो 1940s के बंगाल को दिखाया गया है वो भी काफी सही है। लेकिन इन सब पॉजिटिव चीजों के साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जो कहीं ना कहीं मूवी को थोड़ा सा वीक बनाती है, जिसके बारे में मैंने इससे पहले बात की है। मैं बस यही कहूंगा कि अगर आपको द बंगाल फाइल्स देखनी है तो आप बिल्कुल देख सकते हो। बस दो चीजें माइंड में रख के देखना। पहली चीज, अगर आप एक्सेसिव वायलेंस देख सकते हो स्क्रीन पर, जहां पर आपको हर एक 5-10 मिनट में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन्स दिखाए जाएंगे, उस लेवल का वायलेंस दिखाया जाएगा ना कि बहुत बार तो आपको अपनी आंखें भी बंद करनी पड़ेगी या फिर ऐसे साइड में घुमानी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप लंबे लंबे मोनोलॉग्स को देख सकते हो, उनको समझ सकते हो, और उनके लिए आपकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग होती है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि वो सब चीजें आपको समझ में भी आए, तो बिल्कुल आप ये फिल्म देख सकते हो। दीज आर माई ओपिनियन। और अगेन बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू क्लियर कि यहाँ पर मैंने फिल्म मेकिंग स्टाइल एंड अप्रोच की बात की है। यहाँ पर जो हुआ था उसके बारे में मैंने बिल्कुल भी कमेंट या कमेंट्री नहीं की है, क्योंकि जो हुआ था उसके ऊपर अगर बात की जाए ना तो फिर 2-3 घंटे तो बहुत ही कम है उन सब चीजों के हॉरर को दिखाने के लिए। मैंने यहाँ पर स्ट्रिक्टली बात की है अबाउट फिल्म मेकिंग स्टाइल, जिससे ये फिल्म जिस लेवल का कलेक्शन करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रही है। तो अगर आपने द बंगाल फाइल्स देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, और आपको क्या लगता है कि आखिर वो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिससे द बंगाल फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर रही है। एंड आई नो कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, बट अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।